हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का सक्सेस एजुकेशन पॉइंट का जो ये यूट्यूब चैनल है इसमें स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है उन सभी प्रश्न को, जिसमें कि सेट नंबर ये 7 है, जो एग्ज़ाम 13 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित की गई थी, उनका जीके जीएस वाला जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस वीडियो से क्वेश्चन पूरी आने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि 25 से लगभग 100 क्वेश्चन निश्चित रूप से बने हैं, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार, ये त्यौहार कौन सा जो विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है, ये ओणम है। ये कौन सा त्यौहार है? ओणम। ये भी जानते हैं ओणम कहाँ पर मनाया जाता है। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। ओणम जो है जब नया फसल वहाँ पर पक के तैयार हो जाता है, उस उपलक्ष्य में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? केरल में। इसी ओणम के दरमियान केरल के अंदर नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन गया कि बताइए नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? केरल में। किस पर्व के अंदर? तो ओणम में। ओणम कब मनाया जाता है? जब नया फसल पक के तैयार हो जाता है, तो उस खुशी में ओणम मनाया जाता है। और इसी ओणम में भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा संबंधित है। किसमें? ओणम से। यहीं पर बात करें कुंभ, ये एक ऑप्शन है कुंभ। भारत के 4 शहरों में कुंभ मेला लगता है, ये भी अभी हम बताएंगे आगे। कुंभ मेला कितने शहरों में लगता है? 4 शहरों में, 4 जगह पे। और कुंभ मेला का जो आयोजन होता है पर 12 साल के अंतराल पे होता है। कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 12 वर्ष के अंतराल पे होता है कुंभ मेला। और कितने जगह लगता है? 4 जगह। एक ऑप्शन है, हम लोग देख लेते हैं बिहू। बिहू किस राज्य की? ये एक है डांस है, बिहू असम का है। ये असम का डांस है, ध्यान रखेंगे। बिहू कहाँ पर? असम में। तो यहीं पर हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं कुंभ मेला किन किन शहरों में लगता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे हरिद्वार में। कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। दूसरा स्थान की बात करें हम लोग, तो दूसरा स्थान है इलाहाबाद, जिसको प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती, इस तीनों नदी के संगम में प्रयाग में लगता है। तीसरा स्थान जो है उज्जैन में। उज्जैन में किस नदी के किनारे है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। और चौथा स्थान जो है नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। तो ये 4 शहर हो गया जहाँ पर कि कुंभ मेला आयोजन होता है। अगर बात करें सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम में जो कुंभ मेला का आयोजन हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। किस नदी के किनारे? गंगा, यमुना और सरस्वती। कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पे है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में है फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। ये 2019 से जो है नीति आयोग ने किनका स्थान लिया? योजना आयोग का। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे हम। योजना आयोग का स्थान लिया नीति आयोग ने। और 2019 से इनके जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। और 2019 से फरवरी इसके पहले जो थे हुआ करते थे अमिताभ कांत। ये भी ध्यान रखेंगे, अमिताभ कांत। राजीव कुमार ने किनका स्थान लिया? अमिताभ कांत का। तो हम लोग जरा सा देख लेते हैं नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन। नीति आयोग जो है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? थिंक टैंक संस्था है। ध्यान रखेंगे नीति आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था। इसकी स्थापना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015
2015 को। अगर नीति का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार नीति का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। नीति किस प्रकार की संस्था है? थिंक टैंक संस्था है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अगर अभी अध्यक्ष की बात किया जाए कौन है तो नरेंद्र मोदी। अभी अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी, ध्यान रखेंगे। अगर उपाध्यक्ष की बात करें राजीव कुमार, अभी पीछे बता चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो अरविंद पनगड़िया थे, ध्यान रखेंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के जो अभी CEO है कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग ने भारत में जो स्थान लिया, किसका स्थान लिया? योजना आयोग का। भारत में नीति आयोग ने जो स्थान लिया किसका? योजना आयोग का। योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग को कब समाप्त किया? 2014 में, ध्यान रखिएगा। अगस्त 5 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और इसके स्थान पे एक नया आयोग आया जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग से क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया। भारतीय संविधान ने भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है राज्य संघ, ये राज्य संघ नहीं है, ये आंसर सही गलत है। इसमें राज्यों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है राज्यों का संघ। अगर अनुच्छेद में बात करें किस अनुच्छेद के अंदर है राज्यों का संघ, तो अनुच्छेद नंबर 1 में है। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है और इस संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर अनुच्छेद 1 में अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 2 में, तो अनुच्छेद 2 में जो दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश, ये उसकी स्थापना कर सकेगी कि नए राज्यों का प्रवेश। अगर कोई भी विदेशी जगह को भारत ने अपनाया और उसको नया राज्य बनाया, नया जगह दिया गया, तो वो किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3 के अंदर है किसी भी राज्य के अंदर किसी नया राज्य बनाना, भारत के अंदर ही किसी नया राज्य को बनाना या राज्य के नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद नंबर 3 से संबंधित है। ये सभी करने का अधिकार, ये नया राज्य बनाना या राज्य के नाम को परिवर्तित करना, ये सभी अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली का पैटर्न निर्धारक नहीं है? ध्यान से देखिए, किसके कारण से जल का जो जल निकासी प्रणाली है, यानी कि पानी जो बाहर निकल जाए, किसके कारण से नहीं हो पाएगा? तो क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति से तो हो ही जाएगा। जल निकासी प्रणाली का स्रोत, इससे भी होगा। चट्टान की संरचना, इसके द्वारा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही। तो देखते हैं जरा से यहाँ से चट्टान के बारे में। अग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है ये भी ध्यान रखेंगे, लौह अयस्क किस चट्टान का उदाहरण? अग्नेय चट्टान का। सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, सीसा, ये सभी किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का। अगर वहीं पर बात करें रूपांतरित चट्टान की बात करें, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। संगमरमर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में सूफी परंपरा के संदर्भ में खनका, ध्यान रखेंगे, सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खनका का अर्थ क्या है? शब्द खनका का अर्थ क्या है ये ध्यान रखेंगे हम लोग। शब्द खनका का जो अर्थ है इसका मतलब होता है मठ। क्या होता है? खनका का मतलब मठ होता है। वहीं पर बात करें सूफी का जो कब्र होता है उसको दरगाह बोलते हैं।
सूफी का जो कब्र होता है उसको क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। और सूफी मत में गुरु को बोलते हैं पीर। सूफी परंपरा में जो गुरु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। और शिष्य जो होते हैं, शिष्य, उनको मुरीद बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सूफी परंपरा में अगर गुरु को पुकारना है तो किस नाम से पुकारेंगे? पीर के नाम से। और शिष्य को अगर पुकारा जाएगा तो मुरीद के नाम से इनको पुकारा जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 31 में है, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु संलयन, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। परमाणु संलयन, सूर्य में से जो ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो उस स्रोत का क्या कारण है? यही परमाणु संलयन। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? परमाणु संलयन। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन में। यह परमाणु विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ये सही है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परमाणु संलयन जो है ये हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे काम करता है। ध्यान रखेंगे, परमाणु संलयन के द्वारा किस बम का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन बम। और यहाँ पर क्या दिया है? परमाणु बम। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परमाणु संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परमाणु संलयन। वहीं पर हम लोग जानते हैं ये डेफिनेशन इसका, परमाणु संलयन क्या होता है? परमाणु संलयन में होता क्या है? दो हल्के नाभिक जुटकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जब दो हल्के नाभिक जुटकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं उसे परमाणु संलयन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं उसे परमाणु संलयन कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडन हो जाए उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाए उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र जो होता है MgOH होता है, जबकि यहाँ पर Hol नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या है? मेल नहीं खाता। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये सही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी सही है। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी, इनका फार्मूला भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। वहीं पर एक और ध्यान रखेंगे हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला आता है CaSO4 × ½ H2O। ध्यान रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होगा CaSO4 × ½ H2O। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफ़र सिस्टम 24 × 7 × 365 यानी ये रुपयों के हस्तांतरण की अनुमति देता है। यानी कि 24 घंटा में किसी भी समय, सप्ताह में 7 दिन और वर्ष में 365 दिन, है ना, रुपया का हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है। कभी भी आप रुपये का हस्तांतरण कर सकते हैं। ये किसके द्वारा ये सुविधा उपलब्ध है? ये IMPS के द्वारा उपलब्ध है। IMPS किसके द्वारा? IMPS। ऑप्शन नंबर ए में है IMPS, तो ये सही आंसर हो जाएगा IMPS। देखिए IMPS है क्या? अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम लोग IMPS, तो फुल फॉर्म में IMPS का आएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या आएगा? ध्यान से देखिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या आएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चेक के द्वारा 1-2 दिन लेट होता है। एक ऑप्शन है इसमें RTGS, इसको भी देख लेते हैं। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये हो जाएगा RTGS का। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? देखिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। एक बांध का जलाशय ये तो है, धान का खेत ये भी है। जंगल जो है एक कृत्रिम नहीं है, जबकि ये
प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? प्रकृति, ध्यान रखेंगे ये जो है प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र है। और यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं है। इसका मतलब ये तो सही बात है, जंगल क्या है? नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, ध्यान से पढ़िए, मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, मानव के द्वारा, है ना। निम्न में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है? ये गगनयान इसका सही आंसर हो जाएगा, गगनयान, है ना। मानव, इसमें क्या होता है? पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है? गगनयान। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से देखते हैं। चंद्रयान 2 को भी देखें, मंगलयान 2 को भी देखेंगे, चंद्रयान 2 को, इस सब को हम लोग थोड़ा डिटेल आपके लिए हम यहाँ पर स्लाइड में रखे हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले जानिए गगनयान। गगनयान जो है मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, किसके द्वारा? मानव युक्त। और इसको जो सैटेलाइट के द्वारा ले जाएगा, उस सैटेलाइट का नाम है GSLV MK3। क्या नाम है? GSLV MK3। इसको कब लॉन्च करने की संभावना है? दिसंबर 2021 में। गगनयान मानव युक्त ये यान है, इसको किस व्हीकल्स के द्वारा ले जाया जाएगा? किस सैटेलाइट के द्वारा? GSLV MK3 से। वहीं पर बात करें मंगलयान, अगर हम लोग, आप लोग ध्यान से देखेंगे 2000 रुपये के नोट के पीछे क्या चीज़ का चित्र अंकित है? मंगलयान का। 2000 रुपये के नोट के पीछे क्या चीज़ का अंकित है चित्र? मंगलयान का। अब मंगलयान को जो प्रक्षेपित किया गया है 2013 में, और भारत का यह प्रथम मंगलयान है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मंगलयान के बारे में। पूरे विश्व में एक बार में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला यान है मंगलयान। पूरे विश्व में भारत का जो मंगलयान पहली बार में ही सफलता पा लिया मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले। किस यान के द्वारा? मंगलयान के द्वारा। कब? 2013 में। किसके द्वारा ये गया है? इसरो के द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगर इसरो की बात करें, 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ है। इसी में देखते हैं चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था। कब? 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को। कहाँ से? तो ये इसरो से ही लॉन्च किया गया था। और अगर सैटेलाइट का नाम हम लोग जानना चाहें तो ये है PSLV C11। PSLV C11 से इसको लॉन्च किया था। किसको? चंद्रयान फर्स्ट को। ध्यान रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया है? 2008 में। कहाँ से? इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। चंद्रयान 2 जो है इसको कब लॉन्च किया गया? 2019 में। अगर इसका वो यान का नाम जाने हम लोग, किसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3 M1 से। GSLV MK3 M1, इतना भी याद हो जाएगा तो काम चल जाएगा आपका। GSLV MK3 M1 से। यहीं पर एक और 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लाएँ, इसको भी ध्यान दीजिए। अंतरिक्ष, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक, देखिए अंतरिक्ष विज्ञान का जनक, ये अंतरिक्ष विज्ञान है ना, विक्रम साराभाई। इसमें कन्फ्यूजन होता है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई। वहीं पर परमाणु विज्ञान के अगर जनक पूछा जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक अगर पूछा जाए तो विक्रम साराभाई। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इस कन्फ्यूजन को अभी आप लोग दूर कर लीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई और परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा का शहर नहीं था। ये मेहरगढ़ जो हड़प्पा का शहर नहीं था। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ हड़प्पा का एक शहर नहीं था। लोथल का बात करें तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल, और ये लोथल वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात। और धौलावीरा भी गुजरात के अंदर है। धौलावीरा भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और धौलावीरा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं हम कि धौलावीरा जो है विश्व धरोहर की सूची में 40वां स्थान है।
भारत का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भारत के कितने स्थल हैं? अभी 40 हैं। और 40वां कौन सा है? धौलावीरा। ये भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। जरा सा बात कर लेते हैं हड़प्पा शहर के बारे में। हड़प्पा जो है, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा की जो खोज हुई है किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। अगर बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी के द्वारा। कब? 1921 में। ये तीनों बात हम लोग ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है इसको राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया 1922 में। कब खोजा गया? 1922 में। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। अगर बात करें यहीं पर हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। वहीं पर मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का ही दूसरा नाम है मृतकों की टीला। ध्यान से इसको रखेंगे ध्यान आप लोग कि मोहनजोदड़ो का ही दूसरा नाम है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। ये 18 का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। आप लोग 2021 वाला ज़रूर देख के जाइएगा। हम अपने इस वीडियो लेक्चर के बाद आप लोग देख लीजिएगा, हम प्लेलिस्ट के अंदर 2021 में जो नोबेल पुरस्कार है उसको पढ़ाए हुए हैं। आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 2021 वाला भी पढ़ाए हैं और भारत में अभी तक किनको किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो सारा चीज़ डिटेल अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके नोबेल पुरस्कार के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे नोबेल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, ये नादिया मुराद को सम्मानित किया गया था। किनको? नादिया मुराद को। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है 38 में किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में एमआरएफ टायर्स आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? 2018 का क्वेश्चन है। वैसे ये विराट कोहली इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करें बीसीसीआई है ना, इसकी स्थापना हुआ है 1928 में। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। अगर हम लोग बीसीसीआई के हेड कौन है तो याद रखेंगे सौरभ गांगुली। कौन है हेड? सौरभ गांगुली। अभी हाल फिलहाल में बीसीसीआई के द्वारा जब पुरुष क्रिकेट टीम है, पुरुष का क्रिकेट टीम, इसके मुख्य जो कोच बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ को। मुख्य कोच किनको बनाए गए? राहुल द्रविड़ को। ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए जरा सा यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक शब्द याद रखेंगे, अनीला। अनीला, उम्मीद करते हैं कि ये याद हो ही जाएगा। अनीला, ये जो है ओ से हो जाएगा अम्ल। ओ से क्या हो जाएगा? अम्ल। और यहाँ पर है नी मतलब हो जाएगा नीला और लाल हो जाएगा लाल। इसका मतलब हुआ अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला, ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नीला लिटमस पत्र को लाल किसके द्वारा किया जाता है? तो अम्ल के द्वारा। यहाँ पर अम्ल क्या है? सिरका। इस तरह इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग सिरका की बात करें, सिरका का हम लोग बात करते हैं तो सिरका का अगर pH मान 2.4, ध्यान रखेंगे सिरका का pH मान 2.4। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है ना। भीमबेटका जो है ये विश्व धरोहर स्थल है के लिए जाना जाता है। किस? इसमें अशोक स्तंभ नहीं, ये नहीं है। अखंड मंदिर ये भी नहीं है। बौद्ध स्तूप ये भी नहीं है। ये जो है प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर है। ध्यान रखेंगे। अगर भीमबेटका की बात करिए किसके लिए प्रसिद्ध है?
गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी, गुफा चित्रकारी के लिए, गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। और ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रकारी के लिए। है कहाँ पर? भोपाल में। इसको जो खोजा गया है ये पूरा पाषाण कालीन का पूरा स्थल है। किस समय? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ध्यान रखेंगे पूरा पाषाण कालीन ये खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया, इसी मायोपिया का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष, ये तो सही है। अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी मायोपिया को जो दूर किया जाता है किस प्रकार के लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, ये भी सही है। प्रभावित आंख में रेटिना से परे एक दूर की वस्तु की छवि बनता है, ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो कथन दिया हुआ ये गलत है और इसमें पूछता है कि ये कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते, इनमें प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे यानी कि नज़दीक की वस्तु देख सकता है किंतु दूर की वस्तु नहीं देख सकता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। वहीं पर अगर हम लोग बात करें दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के बने चश्मे प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 में ओडिशा में बिनग्रा क्या है? ओडिशा में बिनग्रा क्या है? ओडिशा में बिनग्रा जो है एक स्लेश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। ओडिशा, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी है, ये कृषि का नाम है। हम लोग ओडिशा की बात करते हैं, ओडिशा जो है, ओडिशा के वर्तमान में सीएम का नाम याद रखते हैं। सीएम का नाम है, सीएम का नाम नवीन पटनायक। सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और गवर्नर का नाम गणेशी लाल, ध्यान रखेंगे गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर। और यही भुवनेश्वर जो है भारत के अंदर 100% है ना, 100% कोरोना का टीका मामले वाला भारत का पहला शहर बना। कौन सा? भुवनेश्वर, ध्यान रखेंगे। ओडिशा में ही है एक मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में हम एक दो बात जान लेते हैं। ये भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको? सूर्य को। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इसी का दूसरा नाम है ब्लैक पेगोडा। क्या नाम है? ब्लैक पेगोडा। इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पेगोडा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है? गंग वंश के द्वारा। अगर शासक का नाम बोलें तो ये शासक जो थे, शासक थे नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है पूरे भारत में ये पहला मंदिर है जो पूर्ण रूप से सौर संचालित है, सौर ऊर्जा पे संचालित है। कौन सा मंदिर? कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्न में से विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा भी कहा जाता है। यानी कि लोकतंत्र का तीसरा स्तर जो है उसे किसे कहा जाता है? स्थानीय स्व सरकार को कहा जाता है। स्थानीय स्व सरकार के अंदर आता है पंचायती राज। स्थानीय स्व सरकार के अंदर क्या आता है? पंचायती राज। तो ध्यान से देखेंगे पंचायती राज, ये अभी जो बता रहे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित आएगा, इसलिए इसको अभी हम डिटेल से पढ़ाएंगे। पंचायती राज की बात करें, भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज का जो गठन हुआ था वो राजस्थान का नागौर जिला में। भारत में पहली बार पंचायती राज का गठन कहाँ पर हुआ था? राजस्थान का नागौर जिला में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था।
अभी जो भारत में पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है। कितने स्तर का है? त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय पंचायती राज जो दिया गया है भारत में किस समिति के सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। ध्यान रखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया किस समिति के सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। अगर द्विस्तरीय की बात करें तो अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति के अंदर द्विस्तरीय ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अभी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है जिसका कि गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ है? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे हुआ है। वहीं पर बात करें पंचायती राज तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 में जोड़ा गया। किस अनुसूची में जोड़ा गया है? अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया। पंचायती राज का जो प्रावधान है अनुसूची नंबर 11 में कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 को। वहीं पर बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1992 को, 24 अप्रैल 1992 को। इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ध्यान रखेंगे, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात करें पंचायत के अंदर किसी व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए उनका? 21 वर्ष। पंचायत के अंदर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। ध्यान रखेंगे, पंचायत के अंदर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। और एक क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं, अगर पंचायती राज के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40, ये भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, हम लोगों को जो वोट डालने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। वोट डालने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। पहले यही वोट डालने की न्यूनतम आयु कितना था? 21 वर्ष था। तो 21 वर्ष से 18 कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ध्यान रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा के कितना किया गया? 18 वर्ष। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? किस शासक ने 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का जो निर्माण कराया गया है ये अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर में। किसके द्वारा किया गया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो कराया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कहाँ पर? अजमेर में किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए सीढ़ियों से गिरकर, चौगान खेलते हुए इनका मृत्यु हुआ था 1210 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार ये संशोधन करता है? तो ये 86वां संशोधन 2002। ध्यान रखेंगे हम लोग, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षा का जो अधिकार का प्रदान करता है 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। कितने? 6 से 14 वर्ष तक के उनका जो लोकल गार्जियन है उनको उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, उस बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाएं। अगर बात करें इसको किस में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद के अंदर? तो अनुच्छेद 21 को में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोत को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? निम्नलिखित में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदार है? तो ये आरबीआई जिम्मेदार है। अभी आरबीआई के बारे में पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं अगले स्लाइड में। देखिए आरबीआई, ये आरबीआई जो है इसको बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, बैंकों का
बैंक, बैंकों का बैंक या बैंकों का पिता भी बोलते हैं आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को। 1935 से लेके 1937 तक भारत ये रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता के अंदर था। ध्यान रखें कहाँ पर था, कोलकाता में। और 1937 से ही ये ट्रांसफ़र होके कहाँ गया, मुंबई में। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में कब से, 1937 से। 37 के पहले यानी 1935 से 37 किसी महीना में था, तो ये हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ये कोलकाता के अंदर था। अगर हम बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण का, तो भारत का पहला बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन सा बैंक है, आरबीआई। कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। अगर समिति की बात करें कि आरबीआई का स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पे हुआ, तो यंग हिल्टन समिति कहिए या इसी का दूसरा नाम है शाही आयोग कहिए। आरबीआई का जो स्थापना हुआ है किस समिति के सिफारिश पे हुआ है, शाही आयोग या यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे हुआ है। अगर बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। अगर बात करें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। अभी वर्तमान समय में कौन गवर्नर है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के अभी वर्तमान समय में गवर्नर है। वहीं पर बात करें विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण के समय जो गवर्नर थे, विकेंद्रीकरण क्या होता है, 500 और 1000 रुपये के जो नोट बंद किए गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 8 नवंबर 2016 को। इस समय जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल कौन थे, उर्जित पटेल, ध्यान रखेंगे। और इसी में एक ऑप्शन था जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, नाबार्ड। एक ऑप्शन था नाबार्ड, इसको भी पढ़ते हैं। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड जो है मुख्य रूप से ये किसानों के लिए एक बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख दिए आप लोगों के लिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखेंगे नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक किसानों का बैंक है। फुल फॉर्म की बात करें नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। इसके हेड कौन है वर्तमान समय में, गोविंद चिंतालू। ध्यान रखेंगे नाबार्ड के हेड कौन है, गोविंद चिंतालू। किस समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ, शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ। अब देखते हैं हम लोग पीछे क्या क्वेश्चन था, उसको भी अभी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्न में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 प्रदान की। ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, ये जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट के पूर्व, जब बजट प्रस्तुत करने के पहले प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त सेवा विभाग के द्वारा। ध्यान रखेंगे भारत में बजट प्रस्तुत करने के पहले आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा, वित्त सेवा विभाग। अगर वहीं पर बात करें वित्त आयोग, अभी भारत में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, वित्त आयोग अभी जो चल रहा है भारत में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। कहाँ चल रहा है, 15वां। अगर बात करें इसके हेड, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो है NK सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। ध्यान रखेंगे इसका पूरा नाम नंद किशोर सिंह। वहीं पर बात करें वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो वित्त आयोग का अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद नंबर 280। किस अनुच्छेद के अंदर
वित्त आयोग का प्रावधान है तो ये अनुच्छेद नंबर 280। हम लोग जरा सा बात करते हैं बजट पर। बजट जो है, बजट भारत में सबसे अधिक बार प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई, ध्यान रखेंगे, मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किया। भारत में सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किनके नाम है? मोरारजी देसाई। और यही मोरारजी देसाई भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने थे। कब? 1977 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता क्या था? गुमस्ता बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर। यही मेरा सही आंसर है, बुनकरों से ही संबंधित है गुमस्ता। गुमस्ता किससे संबंधित है? बुनकरों से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात? ये धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर शहर में। जबलपुर, जबलपुर कहाँ पर है? जबलपुर में है। और ये कौन सी नदी पर बनाती है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बनाती है? नर्मदा नदी पे बनाती है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नर्मदा नदी जो है, एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, सोनम अमर है। सोनम क्या है? अमर है। सोनम, देखिए यहाँ पर जो सो है, इस सो से बना सोन नदी। इस सो से क्या बना? सोन नदी। यहाँ बचा नम, नम से बना नर्मदा नदी। नम से क्या बना? नर्मदा नदी। तो अमर है, इस अमर से बना अमरकंटक। ई अमर से क्या बना? अमरकंटक। इस तरह से याद रखेंगे। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ये भी ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी जो है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की 5वीं बड़ी नदी है। ये ध्यान रखिए कि नर्मदा नदी गिरती कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है। और ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जबलपुर शहर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जबलपुर के अंदर एक रेलवे जोन भी है। ये कौन सा रेलवे जोन है? पश्चिम मध्य रेलवे है। पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर। और ये पश्चिम मध्य रेलवे जो है 100% विद्युतीकरण होने वाला पहला रेलवे जोन है। विद्युतीकरण, भारत का पहला रेलवे जोन जो 100% विद्युतीकरण हो गया, वो कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे। और ये कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर। आज हम आप लोगों को इतना ही पढ़ाए। 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन नहीं, 26 से लेके 50 तक। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन हम लोग पढ़े। अब आप लोग बताइएगा इनमें से क्या परेशानी हुआ। अगर समझने में कोई कठिनाई हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। आज ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को, सक्सेस एजुकेशन पॉइंट का जो ये चैनल है, ये एजुकेशन चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे बेटर और अगले वीडियो में हम लोग देने का प्रयास करेंगे। अभी दिवाली है और दिवाली की ढेर सारी बधाई आप लोगों को जो ये वीडियो को देख रहे हैं। हम लोग फिर अगले एक वीडियो में मिलेंगे और नए क्वेश्चन उसमें लाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी डालेंगे, जिसमें करेंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।